नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए एक्सपेक्टेड और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसका सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 सेट पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड का करा चुका हूं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और करेंट अफेयर्स के भी बहुत सारे क्लासेस मैंने आपको करवा दिए हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको बता दें, ये एनटीपीसी का 12वीं और स्नातक आप दोनों ही के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो मैंने ये सीरीज चालू किया है, आपको अंत तक लेकर चलेंगे और ये पीवाईक्यू आपके समाप्त जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, सांची स्तूप इनमें से किस शहर के निकट में स्थित है? तो देखिए, सांची का स्तूप आप सभी जानते हैं बहुत ही फेमस है और ये किस शहर के निकट में स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, भोपाल के निकट में। ये एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। और किस शहर के निकट में स्थित है? तो भोपाल के निकट में। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, भोपाल। अगला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था? तो भाई, बंगाल का जो नवाब है सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था? तो लॉजिकली सोचिए ना, आपको तो ये पता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आप बोलोगे सर 23 जून 1757 में हुआ था। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो है हार गए थे। और तो आपको बताना ये है कि कब हुआ था। तो देखो, 1757 में ये युद्ध हुआ था, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1757 में। याद रखिएगा सभी साथी, ठीक है। बंगाल का जो नवाब है सिराजुद्दौला, ठीक है, किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था? तो जाहिर सी बात है, जिस वर्ष में प्लासी का युद्ध होगा यानी 1757 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी साथियों 1957 में, 1957 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1957। अगला क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन 1798 में इनमें से किसके द्वारा तैयार की गई एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? ध्यान से देखिए, सहायक संगठन जो है, सहायक संगठन जो कि 1798 में शुरू की गई थी, आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा तैयार की गई थी वो, जो कि एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो याद रखिए, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत या सहायक गठबंधन जो कि 1798 में हुआ था, इसको किसने तैयार किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने। राइट है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और ये पीवाईक्यू सीरीज जो है ना, इसको आप साथियों बहुत अधिक जो है प्यार दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। एक एक क्वेश्चन को छाट छाट के आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी देखो, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भाई, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिए, दादा साहेब फाल्के को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, दादा साहेब फाल्के। अगला है, आधुनिक विद्युत जनित्र, आधुनिक विद्युत जनित्र इनमें से किसके सिद्धांत पर काम करता है? देखिए, आधुनिक विद्युत जनित्र जो है वो साथियों याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आगे देखिए, वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष इनमें से किस वर्ष में पेश किया गया था? तो वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो है ये किस वर्ष में पेश किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो 2003 आप कहीं ना कहीं आंसर इसका सोच रहे हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो है ये 2003 में पेश किया गया था। कब? 2003 में। फिर से पढ़िए, वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? आप बोलोगे सर 2003 में। आगे देखिए, शेष विश्व के साथ, ठीक है, शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन देन को सारांशित करने वाले खातों का एक समूह इनमें से किस रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसका याद आपको रखना है आंसर कि शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन देन को सारांशित करने वाले खातों का जो एक समूह होता है उसको भुगतान शेष के रूप में जाना जाता है। राइट है ऑप्शन नंबर बी, भुगतान शेष।
अगला है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है ये आर्टिकल 263 263 अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 263। अगला है रक्त को इनमें से किस एक प्रकार का उत्तक माना जाता है। तो देखिए ब्लड जो होता है ना रक्त, ये एक तरल संयोजी उत्तक होता है साथियों, याद रखना, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, संयोजी उत्तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसने लिखी थी। तो माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता के लेखक थे कमला दास, ऑप्शन नंबर सी कमला दास, याद रखिएगा। माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसने लिखी थी, तो कमला दास ने। निम्नलिखित में से कौन सी एक ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। ई शॉपिंग वेबसाइट यानी जो आप साथियों ऐप के एप्लीकेशन के माध्यम से अपने फ़ोन से लैपटॉप से जो खरीदारी करते हो ना ऑनलाइन, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक शॉपिंग का वेबसाइट नहीं है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है आपको साथियों, देखिए जाबोंग, ये सभी, ये जाबोंग जो है, फ्लिपकार्ट, ये सभी जो है साथियों, पेप, देखिए पेप, पेपरफ्राई, ये सभी जो है आपके क्या है तो ई शॉपिंग वेबसाइट है। लेकिन ट्विटर आपने सुना है कि इससे शॉपिंग करते हैं लोग, नहीं। तो www.twitter.com जो है ये ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, याद रखना। ट्विटर को अभी एक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अलग अनुशासन के रूप में देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक या पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो साथियों मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखिए हिंदी में बोला जाता है साथियों समष्टि अर्थशास्त्र, याद रखना। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक या मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक आपसे पूछे तो याद रखिएगा जॉन मेनार्ड किन्स। यहाँ अमर्त्य सेन मत बता देना आप, या आप एडम स्मिथ मत बता देना। एडम स्मिथ को साथियों इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पितामह या जनक कहा जाता है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का संस्थापक या जनक जो है वो जॉन मेनार्ड किन्स को कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखना आप। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र का नाम क्या था जहां 1929 की महामंदी शुरू हुई थी। तो भाई इनमें से वो कौन सा क्षेत्र है जहां 1929 में महामंदी शुरू हुआ था। याद रखिए उत्तरी अमेरिका में। जी हाँ साथियों, उत्तरी अमेरिका में 1929 में महामंदी शुरू हुआ था, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक इनमें से किस शैली में बनवाया गया था या बनाया गया था। यहाँ पर बहुत बड़ी बात आपको एक याद रखना है कि देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है साथियों मुंबई में, इसका निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था। तो याद रखना किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के भारत में स्वागत करने के लिए, और इसका निर्माण 1911 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, शुरू हुआ था, ठीक है, निर्माण कार्य। और जो कि किस शैली में बनाया गया था, तो भारत अरबी शैली में। ऑप्शन नंबर डी राइट है, भारत अरबी शैली। जूनागढ़, देखिए जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ियाँ इनमें से किस प्रकार के आमों के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ियाँ जो हैं वो भाई याद रखिएगा साथियों केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। इसको जो है ना 2001 में जीआई टैग भी दिया गया है, याद रखना। 2011 में ये जो केसर आम है जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ियों का, इसको जीआई टैग भी दिया गया है साथियों। तो केसर यहाँ करेक्ट आएगा। केसर मतलब वो वाला केसर नहीं, ये केसर आम की एक प्रजाति है। जिस प्रकार दशहरी आम की प्रजाति है, अल्फांसो आम की प्रजाति है, तोतापुरी आम की प्रजाति है, उसी प्रकार केसर भी एक आम की प्रजाति है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करने में सक्षम है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करने में सक्षम है। तो याद रखिए माइक्रो प्रोसेसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो प्रोसेसर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए 12 नवंबर 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी साथियों। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, पहला 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। तो पहला वाला नवंबर 1930 में हुआ था। पूरा डेट आप याद रखिए 12 नवंबर 1930 को। देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज डिवाइस से आंकड़े प्राप्त करने या परिधीय इकाई से आंकड़े प्राप्त करने में लगने वाले समय को किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज डिवाइस से आंकड़े प्राप्त करने या परिधीय इकाई से
आंकड़े प्राप्त करने में लगने वाले समय को एक्सेस टाइम कहा जाता है, एक्सेस टाइम के रूप में जाना जाता है। याद रखिए एक्सेस टाइम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। कृषि और आपदा निगरानी के लिए आंकड़े प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा रूपांतरित और विकसित किए गए नैनो सैटेलाइट को नाम दिया गया था क्या? तो देखिए कृषि और आपदा निगरानी के लिए आंकड़े प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा रूपांतरित किए गए या और विकसित किए गए नैनो सैटेलाइट का नाम था जुगनू। याद रखेंगे जुगनू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला लखनऊ कढ़ाई की देखिए लखनऊ कढ़ाई जो है कि किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ कढ़ाई किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है ये पूछा जा रहा है। तो चिकनकारी, चिकनकारी है ना, एक चिकन करी होता है, चिकन करी वो आपका खाने वाला होता है, ये कढ़ाई है चिकनकारी, याद रखना चिकनकारी एक कढ़ाई का प्रकार है जो कि लखनऊ में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा सभी साथी, अगस्त 1948 में, ठीक है, अगस्त 1948, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया? तो देखिए बात करें ना साथियों, इंपीरियल, देखिए भारतीय स्टेट बैंक जो है उसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ था ना एसबीआई का, उसके बाद जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियों को, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियाँ याद रखना, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। अगला है आँख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख का क्या कहा जाता है? तो भाई आँख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख का समंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी समंजन। लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के ऊपर उठने का कारण क्या है? तो भाई लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के ऊपर उठने का कारण है केशिकत्व। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा केशिकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य किस वर्ष में बनाए गए थे? तो देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य जो हैं ये वर्ष 2000 में बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था टिप्पणी की थी? यानी इस टिप्पणी को किसने किया था कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था? तो याद रखिए चंद्रन देवनेसन जी ने, चंद्रन देवनेसन जिन्होंने यह टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था। किसने? तो चंद्रन देवनेसन ने। आगे देखिए कंप्यूटर शब्दावली में निबल इनमें से किसको कहा जाता है? तो भाई कंप्यूटर शब्दावली में निबल जो है ये एक हाफ बाइट को कहा जाता है साथियों, हाफ बाइट को। ऑप्शन नंबर डी हाफ बाइट याद रखना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है? तो साथियों देखिए फोकस लंबाई की बात करें ना तो फोकस लंबाई कितना होता है? जितना वक्रता त्रिज्या होता है ना उसकी आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो फोकस कितना होगा भाई? तो उसकी फोकस दूरी इसकी आधी होगी यानी 10 सेंटीमीटर होगा। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी 10 सेंटीमीटर। आगे देखिए एक युद्ध के मैदान में हमेशा होता है क्या? तो देखिए एक युद्ध के मैदान में तीर, हाथी, रथ ये हो या ना हो सैनिक तो हमेशा होता है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा सैनिक। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है ये पूछा जा रहा है। याद रखिएगा स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जो है ये एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक हैं। अगला है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है ये श्रीनगर में स्थित है साथियों, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। याद रखना ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। आगे देखिए नेक्स्ट है भारत में बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है?
तो भाई भारत में बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो IRDAI, याद रखिएगा, ठीक है, IRDAI, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो PSLV का पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। निम्नलिखित में से INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो INC के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? याद रखिएगा 1911 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 1911 आपको याद रखना है। द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है? द व्हाइट टाइगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है? तो अरविंद अडिगा ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अरविंद अडिगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की एक सीट का ऑप्टिकल भ्रम होता है जहां वास्तव में कोई भी मौजूद नहीं होता है। यह क्या है? आप जब भी रेगिस्तान में जाते हैं आपको अक्सर नज़र आता है कि आप दूर में वहां पर पानी है, लेकिन वास्तव में वो पानी होता नहीं है। ये साथियों किसके कारण होता है? तो ये मृग मरीचिका के कारण होता है, याद रखना, मृग मरीचिका। आगे देखिए, सर्व शिक्षा अभियान में किस आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो भाई सर्व शिक्षा अभियान में साथियों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक क्या होता है? तो भाई देखिए, प्रत्येक तत्व का एक नाम होता है और उसका एक रासायनिक प्रतीक होता है। तो याद रखना, प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। जैसे कि हाइड्रोजन नाम है, ठीक है, हाइड्रोजन नाम है और इसका प्रतीक आपका H2 होता है, ठीक है। हीलियम नाम है लेकिन इसका प्रतीक He होता है। लिथियम नाम है, इसका प्रतीक Li होता है। इस तरह से, है ना, याद रखेंगे। आगे देखिए, एक संसदीय प्रणाली में, देखिए, एक संसदीय प्रणाली में विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा इनमें से किसकी सलाह पर ही किया जाता है? तो एक संसदीय प्रणाली में विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग जो है वास्तव में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर है मंत्रिपरिषद। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाय और कॉफी भारत में किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आते हैं? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं पिछली बार, सारे के सारे जितना मैं करवा रहा हूं अभी, ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है CBT 1 में, NTPC में पिछली बार 21 में। तो चाय और कॉफी भारत में किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आते हैं? तो रोपण फसल है, बागवानी फसल गलती से मत कर देना इसको, रोपण फसल है, करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर भी याद रखना, रोपण फसल है। आगे देखिए, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की जो सफाई है वो BRO के द्वारा किया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, यानी सीमा सड़क संगठन के द्वारा। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, सीमा सड़क संगठन, ब्रो। अगला है 1853 में भारत में अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया, वह क्या था? तो भाई 1853 में भारत में अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया, वह था रेलवे। ऑप्शन नंबर बी, रेलवे। निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन ये पूछा था। तो ग्वालियर भी मध्य प्रदेश में है, भोपाल भी मध्य प्रदेश में है, जबलपुर भी मध्य प्रदेश में है, रायपुर तो आपका छत्तीसगढ़ में है ना। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस IIT और FSI द्वारा 7 ईट राइट कैंपस में से एक घोषित किया गया? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा IIT गांधीनगर, ठीक है, IIT गांधीनगर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इनमें से किस अवधि में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने की कोशिश की थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में शुरू हुई थी, 56 में समाप्त हुई थी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 से 1956। फोटन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फोटन का पूर्ण रूप क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तब फोटन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, याद रखिएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? देखिए, इनमें से कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो भाई याद रखिए, इनमें से कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है?
तो वह याद रखिएगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट है, सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है क्या कहलाता है। देखिए, सरकार का वह अंग जो कि साथियों मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है, इसको कार्यपालिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कार्यपालिका। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है और क्लास में क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ये जो PYQ सीरीज मैंने शुरू किया आपके लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए आप साथियों। मैं अभी बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे क्लासेस रोज़ डेली करवाने वाला हूं, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, 40 में 40 की गारंटी CBT 1 में और CBT 2 में 50 में 50 की गारंटी आप लिख के ले लो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।